हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज ज्योग्राफी की फ्यू मिनट सीरीज में हम पढ़ेंगे पेरू के बारे में। पेरू जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है जिससे एसोसिएटेड कुछ ऐसी इमेजेस सामने आई हैं। ये जो इमेजेस हैं ये बेसिकली एक ऑयल स्पिल को दर्शा रही हैं, राइट। तो यहाँ के कोस्टल रीजन्स में रिसेंटली ऑयल स्पिल देखा गया है। अगर मैं एग्जैक्ट न्यूज आपको बताऊं तो जिन भी रीजन्स में ये ऑयल स्पिल हुआ है उन कोस्टल रीजन्स में, उन कोस्टल टेरिटरीज में बहुत ज्यादा डैमेज देखा गया है। इस डैमेज को रिस्टोर करने के लिए, इस डैमेज के काम को रेमेडिएट करने के लिए इन डैमेज रीजन्स में पेरुवियन गवर्नमेंट ने 90 दिन की एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। अकॉर्डिंग टू पेरुवियन गवर्नमेंट इन 90 दिन में वो कोशिश करेंगे कि इन सभी रीजन्स को जो है इकोलॉजिकली रिस्टोर किया जाए। जो भी टेक्निक्स हो सकती हैं इस पूरे रीजन को सस्टेनेबली मैनेज करने की, उन पर भी काम किया जाए। अगर हम ये सोचें कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है तो जस्ट टू गिव यू द बेसिक्स, इनिशियली कहा जा रहा था कि 6000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जो है दैट गॉट पोर्ड इनटू सी। लेकिन अभी जो एक दिन पहले रिपोर्ट्स आई हैं वो कह रहे हैं नो, द एस्टिमेट हैज़ बीन डबल नाउ, कि 6000 नहीं बल्कि 12000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है सी में जा चुका है। तो एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर तो हो गई, ये आपको पता है। ऑयल स्पिल की वजह से डिक्लेयर हो गई, ये भी आपको पता है। लेकिन क्यों ये जो है ऑयल स्पिल हुआ है ये भी समझना जरूरी है। कुछ इस तरह की इमेजेस आई हैं व्हिच सिग्निफाइज कि वहां पे जो है रिस्टोरेशन वर्क शुरू हो चुका है। नाउ ये ऑयल स्पिल क्यों हुआ है, इसकी बात क्यों आई, जब पेरुवियन गवर्नमेंट ने इस ऑयल स्पिल के लिए कॉम्पनसेशन मांगा। तो जिस रिफाइनरी के ये बैरल्स थे जहां पे ये ऑयल स्पिल एग्जैक्टली हुआ है, पेरुवियन गवर्नमेंट उनसे कॉम्पनसेशन की बात कर रही है। तो यहाँ पे रिफाइनरी का वर्जन क्या है कि ये जो ऑयल स्पिल हुआ है नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ है, और ये नेचुरल कॉज बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज इनके हिसाब से ये ऑयल स्पिल हुआ है टोंगा में वोल्केनो इरप्शन की वजह से जो फ्रीक वेव्स आई। अब टोंगा में वोल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ है? सबसे पहले तो टोंगा की पोजीशन देख लो, पैसिफिक ओशन में कहाँ है। सिग्निफिकेंट है बिकॉज एग्जाम में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी आपको चीजें सेट करने के लिए आ जाती हैं। नाउ टोंगा का वोल्केनिक इरप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज रिसेंटली वहां पे 21st सेंचुरी का लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा का इरप्शन जो है पहले 1991 के बाद कभी भी नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। अब अगर आप ध्यान दो, इसके आसपास एब्सोल्युटली ओशन है, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है ये। तो अकॉर्डिंग टू द रिफाइनरी, जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई उससे पानी में बहुत बड़ी बड़ी रिपल्स या वेव्स क्रिएट हुई, और यहाँ पे सुनामी भी देखा गया आफ्टर दिस वोल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस। और ये जो इतनी बड़ी रिपल्स आई, इसने जो है प्रोसेस को इस रिफाइनरी में हैम्पर कर दिया। सो बेसिकली जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, पैरेलली यहाँ पे रिफाइनरी में बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल की अनलोडिंग भी हो रही थी। जब यहाँ पे वोल्केनो आया उससे जो ये बड़ी बड़ी रिपल्स आई, सुनामी आया, उसने इस पूरे अनलोडिंग के प्रोसेस को जो है हैम्पर कर दिया, और उससे जो चीज़ अनलोड होके में भी डॉक पे जानी थी या शिप पे जानी थी, वो जो है इवेंचुअली आपकी ऑयल स्पिल हो गई इन द कोस्टल रीजन्स। और अब जो है वहाँ जो डैमेज हुआ है उसके लिए जो पेरुवियन गवर्नमेंट है वो जो है कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रही है। तो ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है अभी अंडर कंसिडरेशन है कि एग्जैक्ट रिपोर्ट्स क्या आती हैं। लेकिन फॉर नाउ जो वहाँ के कोर्ट्स हैं उन्होंने जितने भी ये जो एनर्जी फर्म है, जो स्पेनिश एनर्जी फर्म है रेप्सोल करके, उनके एग्जीक्यूटिव्स को कहा है कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते जब तक ये पूरा एक मैकेनिज्म रिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है। सो ये जो इवेंट है वोल्केनिक इरप्शन इन टोंगा, जो कि 21st सेंचुरी का लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन मांगा जा रहा है, इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। इसलिए आपको इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि 91 के बाद ये लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो 91 में कहाँ हुआ था? कभी कभी आपको बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उस समय पे माउंट पिनाटोबो जो है वहां पे इरप्शन हुआ था। तो आप जाके इसे चेक कीजिए कौन से रीजन की ये बात कर रहा है, और आप चाहें तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम गलती क्या करते हैं,
हम बेसिक्स पे नहीं जाते दैट इतना बड़ा इवेंट हुआ है, व्हाट कुड हैव बीन द रीजन। तो रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बहुत सिंपल है, मैंने आपको ये रीजन भी बताया है। अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखो, ये बेसिकली रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, राइट। दिस इज योर रिंग ऑफ फायर वाला रीजन। अगर आप देखो, सो रिंग ऑफ फायर बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज वर्ल्ड के 75% वोल्केनोज भी यहीं आ रहे हैं और 90% अर्थक्वेक्स भी यहीं आते हैं। रीजन देयर बीइंग कि हमें पता है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। अब प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, इसमें सबसे पहली चीज आप क्या पढ़ते हैं कि पूरी अर्थ को प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। यूरेशियन रीजन का नाम जो है यूरेशियन प्लेट रखा गया है। अफ्रीकन रीजन जो है अलॉन्ग विद द वाटर अराउंड इस अफ्रीकन प्लेट है। सिमिलरली जो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है पैसिफिक प्लेट, राइट। सिमिलरली हर एक प्लेट का अपना अपना नाम है। तो जो ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वोल्केनोज आ रहे हैं, ये इन प्लेट्स की जो है जो इनकी कोलिजन्स है या इनकी डिवर्जन्स है उनकी वजह से ही आते हैं। तो यहाँ पे कैटेगोरिकली जो इवेंट हुआ है वो दो प्लेट्स के टकराने की वजह से हुआ है, पैसिफिक प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पे ये वोल्केनो आया है, इसके एक तरफ जो ये प्लेट है, राइट, दिस इज कॉल्ड योर पैसिफिक प्लेट, और इसके दूसरे तरफ जो प्लेट है अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस प्लेट इज रेफर टू एज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के कोलिजन की वजह से ये पर्टिकुलर वोल्केनो आया है। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो प्लेट्स की वजह से ये पर्टिकुलर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो अब आप प्लेट्स इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो बिकॉज आपको रीजन पता है। अगर ना कभी कभी आपको एग्जैक्ट प्लेट भी नहीं पता, आपको रीजन भी पता ना, तो आप इजीली जो है पॉइंट्स जो है ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऑप्शंस में अरेबियन प्लेट होता तो आपको पता है अरेबियन रीजन तो ये है ही नहीं, सो आप अरेबियन प्लेट नहीं करते। अगर मान लो ऑप्शन में अफ्रीकन रीजन होता, अफ्रीकन प्लेट नाम होता, तो आपको पता लगता है ये तो अफ्रीका की बात ही नहीं कर रहे। तो कभी कभी एलिमिनेशन के मेथड से भी आंसर आ जाते हैं। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन कैन बी पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से एसोसिएटेड है। दूसरी चीज, आपको मैंने प्लेट्स तो दिखा ही दी है, इन प्लेट्स का यहां पे बेसिकली हुआ है कोलिजन, राइट। अब ना प्लेट्स में तीन तरह की चीजें हो सकती हैं, आपकी एनसीईआरटी में दी भी है। या तो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा सकती हैं, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज टर्म्ड एज कन्वर्जेंट। या प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाए, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इसको डाइवर्जेंट कहते हो। तीसरी चीज, प्लेट बस एक दूसरे के आसपास से निकल जाए, ना टकराए ना एक दूसरे से दूर जाए, इसको आप कहते हो ट्रांसफॉर्म। तो यहां पे जो पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में मैकेनिज्म हुआ है, ये बेसिकली कन्वर्जेंट होने की वजह से हुआ है। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, कौन सी प्लेट्स है। दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा जो आप याद रखोगे, ये कन्वर्जेंट होने की वजह से। तो जहां भी कन्वर्जेंट की बात होगी वहां पे बेसिकली प्लेट्स की सबडक्शन होती है। प्लेट्स की सबडक्शन में बेसिकली क्या होता है, दो प्लेट्स हैं, जब दोनों प्लेट्स टकराएंगी तो जो डेंसर प्लेट होगी वो नीचे की तरफ चली जाती है। अब नीचे कहाँ जाएंगी, है तो अर्थ के अंदर वोल्केनो ही, सो बेसिकली नीचे जाके जो है वो मोल्टन मैग्मा का ही पार्ट बन जाती है, और उससे जब वोल्केनो ऊपर की तरफ आता है वो वोल्केनो है जो कि सबडक्शन जोन से आया है, और वो वोल्केनो है, इरप्शन है जो कि टोंगा में हुआ है। सो अगर मैं आपको इमेज भी दिखाना चाहूं तो जब दो प्लेट्स लिथोस्फीयर की आपस में टकराती हैं, डेंसर प्लेट गोज डाउन, अगर आप ये एरो देखो, और इवेंचुअली अंदर तो अर्थ के जो लावा है, मैग्मा है, तो वो जो मैग्मा और लावा है वही बन जाती हैं ये प्लेट्स। और जब अगर आप देखो यही वोल्केनो जो बाहर की तरफ आता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो कि टोंगा में हुआ है। तो अगर आपसे पूछा भी जाता है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या हुआ, तो पहला तो आप प्लेट्स का नाम बता देंगे कि कौन कौन सी प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। दूसरी चीज क्या हुई, यहां पे प्लेट की हुई है कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस जब भी होगी यहां पे कौन सा मैकेनिज्म है, सबडक्शन, और सबडक्शन में कौन सी प्लेट डेंसर है जो नीचे गई है, पैसिफिक प्लेट। और ना ये तो चलो ये पॉइंटर्स हैं जो कि न्यूज़ में आ रहे हैं, एडिशनली आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम एनसीईआरटी में बेसिक्स तो पढ़ लेते हैं बट हमें उनकी एप्लीकेशंस नहीं आती। तो अगर आपको मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्री के अलावा कि व्हाट एग्जैक्टली लेड टू दीज पर्टिकुलर कंडीशंस, तो आप इन तीनों पॉइंटर्स को जो है एक्सप्लेन करेंगे।
एंड जस्ट टू लेट यू नो कि जब हम मैप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम एनसीईआरटी में मैप शायद ध्यान से पढ़ते नहीं है। एनसीईआरटी में आप देखोगे इन रीजन्स में ऑलरेडी ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं। सो जहां जहां ट्राइंगल बनाए ना, अगर आप देखो वो ऑलरेडी सबडक्शन जोन्स ही होते हैं, लेकिन इन मैप्स को शायद पढ़ने हमें कभी कभी नहीं आता है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स में प्री में पूछा जाए या मेंस में पूछा जाए कि टोंगा के जो वोल्केनिक इरप्शन है उसका रीजन क्या है, तो इन 3 पॉइंटर्स के थ्रू आपका आंसर जो है डिपिक्ट होगा। अगर प्री में आएगा तो बहुत आसान है, जो भी ऑप्शंस इन तीनों पॉइंट्स को रिलेट करें वो आप लिख सकते हैं। मेंस में आए तो आप इलैबोरेटली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनली इन्फो मैंने आपको देने की कोशिश की है यहाँ पे। सो बेसिकली ऑयल जब लेट्स से लीक होने की बात होती है तो उसके लिए एक ही कन्वेंशन है जो न्यूज़ में रहता है, और एक ही कन्वेंशन है जो आपको पता होना चाहिए, इसको बंकर कन्वेंशन भी कहते हैं, राइट। अगर आप देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज, तो बंकर ऑयल क्या होता है? बंकर ऑयल फ्यूल मतलब वो फ्यूल है जो कि शिप को पावर करता है। तो जब भी इस पर्टिकुलर फ्यूल का लीकेज होगा, राइट, तो उसको किस तरह से केटर किया जाएगा, किसकी लायबिलिटी होगी, कितना कॉम्पनसेशन होगा, ये बंकर कन्वेंशन बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंकर कन्वेंशन को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, तो याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, एलिमिनेट भी हो सकता है ऑप्शंस में। मैरिटाइम इशू है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ही इसको जो है एडमिनिस्टर करेंगी। कब फोर्स में आया? 2008 में फोर्स में आया। अब क्योंकि कन्वेंशन की बात हो रही है, इंडिया भी जरूरी है, आपको पता हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो 2008 में ये जो है कन्वेंशन फोर्स में आ गया था और 2015 में इंडिया ने इसको रैटिफाई भी कर दिया है। तो कोई भी कन्वेंशन आप पढ़ें, कोशिश करें कि आप उनका इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है जरूर पढ़ें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश कीजिए कि एक हमने पिछले साल लेक्चर लिया था जिसमें हमने पिछले 2 साल के जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे उनको डिस्कस किया था। तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन है ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। रादर इस बार मींस में क्वेश्चन आया है जिसमें उन्होंने आपको लिस्ट आउट करने को बोला है कि जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस हाल फिलहाल में हुए हैं उनको आप लिस्ट आउट कीजिए। तो जो चीजें हम सिर्फ प्री के लिए पढ़ते थे वो हमें अब मींस के लिए भी पढ़नी जरूरी है, बिकॉज ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ये भी आपसे पूछी जाने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो चीजें आप मैप्स में पढ़ते हो, माउंटेन रेंजेस की ओरिएंटेशन, उनका इम्पैक्ट लोकल वेदर पे, लोकल विंड्स, उस पर भी इस बार मेंस में क्वेश्चन आया है। सो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन बहुत होलिस्टिक होनी चाहिए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आई कीप ऑन टेलिंग यू कि कौन कौन से पिछले लेक्चर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। बट गो बैक एंड रीड अबाउट दी सबडक्शन थिंग वंस। मैंने आपको बेसिक पॉइंटर्स दे दिए हैं सो दैट आप एग्जाम में 150 शब्दों का एक आंसर लिख सकें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इस लेक्चर को भी देखें, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट। तो इसके अलावा हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज जो हैं शुरू हो चुके हैं। कोशिश यही है कि बहुत डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएं। बहुत हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज रहे हैं ये, बिकॉज बहुत डिटेल में इनमें चीज़ें कवर होती हैं। तो इसी चीज़ के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। लेट मी नो ऐसे कौन से लेक्चर्स हैं जो कि आप चाहते हैं, प्रीलिम्स आ गया है जस्ट डाउन द कॉर्नर, सो वी कैन डिस्कस ऑल दैट एज वेल। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।